हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये आपका इकोनॉमिक्स का फॉरेक्स एक्सचेंज चैप्टर है। यस, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना लिया है और पार्ट 1 हमने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखिए और उसके बाद ही पार्ट 2 करना, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हो सकता है पार्ट 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ठीक से ना समझे। श्योर अबाउट दिस। तो चलिए, जहां पर हमने पार्ट 1 को खत्म किया था वहीं से अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज के मीनिंग क्या है, व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, और स्पेसिफिकली हमने ये समझा कि फॉरेन एक्सचेंज को डिमांड कौन करता है, फॉरेन करेंसी का डिमांड कौन करता है और सप्लायर्स कौन है। अब अगर आप देखेंगे, जब ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट होता है वहां पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट बनता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई चेंज भी तो हो सकता है। ऐसा कंपलसरी तो नहीं कि एक्सचेंज रेट दो करेंसीज के बीच में सेम ही रहेगा। सो अगर आप आपके सामने एक स्लाइड, अगर आप उसे देख सक रहे हैं, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज कब, वेयर ऑब्वियसली मोर ऑफ द करेंसी इज बीइंग डिमांडेड एट एग्जिस्टिंग price, and the demand for it will go down if less of it is being demanded at its existing price. एग्जैक्टली सेम रहेगा सप्लाई का। सप्लाई से इंक्रीज होगा व्हेन मोर ऑफ इट इज सप्लाइड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, and the supply will obviously go down when existing price पे there are very few people who wants to supply or sell the foreign currency, और इसी से आपका एक्सचेंज रेट बनता है। तो अब हम ये चारों के चारों एक तरह से डायग्राम के साथ समझेंगे कि इंक्रीज इन डिमांड की डायग्राम कैसी होती है, डिक्रीज इन डिमांड की डायग्राम कैसी होती है, इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा और डिक्रीज इन सप्लाई कैसे होगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? तो अब आप देख पाएंगे यहां पर सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या है? इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। तो जैसे आप देख सकते हैं, डी हमारा जो कि रेड लाइन है इज अ डिमांड कर्व एंड एस इज अ सप्लाई कर्व, और आप देख सक रहे हैं कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा फॉरेन करेंसी का, द कर्व विल शिफ्ट towards the right hand side and you can see the rate of dollar has gone from 60 to 70 rupees. Clear है everybody? So now $1 is available for 70 when actually पहले वो 60 रुपीज का मिल रहा था। So your equilibrium curve, equilibrium point जहां पर आपका डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है, अब वो शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि इंडियन रुपी, मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है और फॉरेन करेंसी विच इस एग्जांपल में जैसे डॉलर अप्रिसिएट हो रही है। ये तो आपको समझ ही गया होगा कि एक करेंसी अप्रिसिएट होगी तो दूसरी डेप्रिसिएट होगी एंड वाइस वर्सा। तो ऑब्वियसली जब फॉरेन करेंसी का डिमांड होगा द प्राइस विल गो अप, मतलब फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है, इंडियन रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सिचुएशन 2 अगर हम देखें तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। नाउ यू कैन सी दैट द डिमांड कर्व हैज शिफ्ट डाउन, it has shifted to the left hand side and the equilibrium point now has come from 60 to 50, मतलब जो पहले 60 रुपीज डॉलर था अब वो 50 रुपीज हो चुका है। इसका मतलब यहां पर यह है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रुपी इज अप्रिसिएटिंग एंड द फॉरेन करेंसी का जो फॉरेन करेंसी इज डेप्रिसिएटिंग। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? सिचुएशन 3 अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज इन सप्लाई कर्व एंड अगेन द सेम थिंग, जहां पर सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग and obviously this is a situation where the currency is appreciating and foreign currency is depreciating, and the another is decrease in supply curve, and by decrease in supply का मतलब है उस particular point पर supply कम हो चुका है, which is obviously causing a rise in your rate and which again indicates that अपना domestic currency is depreciating whereas foreign currency is appreciating. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कर पहले खुद ये चारों सिचुएशंस अगर चार्ट के फॉर्म में अपने बुक्स में बनाना चाहें, डायग्राम बनाना चाहें तो बना लीजिए। क्लियर है? पक्का
एवरीबडी। सो अब इससे ये समझ में आया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में हमने पहले भी सीखा है कि हर चीज का रेट डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, और हमने चारों ही सिनेरियोज ले लिए जहां पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और सप्लाई कर्व मतलब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो अब उसी के रिलेटेड हम देखेंगे एक्सचेंज रेट रिजीम, मतलब हर पर्टिकुलर कंट्री में देयर आर वेरियस एक्सचेंज रेट रिजीम्स, रादर आई कुड से देयर आर वेरियस वेज ऑफ सिस्टम्स जहां पर उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक वहां के करेंसी का एक्सचेंज रेट दूसरे करेंसी के साथ किस तरह से किस सिस्टम के थ्रू मेंटेन करती है। द मोस्ट फेमस टू आर फिक्स रेट एंड फ्लेक्सिबल रेट। अब आज के जमाने में ऑब्वियसली कोई भी फिक्स या फ्लेक्सिबल नहीं जाता, पीपल गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, sometimes fixed, sometimes flexible, which is known as managed floating. I would just tell you, or rather let you know, that India is a country where we follow a managed floating exchange rate system. Clear है? अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या? So under a fixed exchange rate, the government will decide what will be the rate at which domestic currency will be exchanged with foreign currency. मतलब हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी के साथ फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, द रेट विल नेवर बी चेंज्ड। Thus, all the transactions with the rest of world are undertaken at the officially determined rate. अगर आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने दूसरे देश की करेंसी के साथ अपनी करेंसी को फिक्स रखा हुआ है, वो उसे चेंज ही नहीं होने देते। द पेग्ड रेट इज मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक थ्रू इट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। Everybody sure about this? So no changes are allowed in the foreign exchange rate by the market. So when the government increases the value of domestic currency, it is known as revaluation. Only the government can make the change to the official set exchange rate. The another word is pegged. So if the government reduces the value of domestic currency, मतलब government खुद intentionally अगर हमारी domestic currency की value गिराती है तो उसे हम कहेंगे devaluation, और अगर गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हम उसे कहेंगे रीवैल्यूएशन। याद रखिए, डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन एंड अप्रिसिएशन, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। बहुत बार लोगों को लगता है कि डिवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन सेम है, या रिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन सेम है। दिस इज नॉट द वे। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन आर द वर्ड्स यूज्ड जहां पर आप इंटेंशनली खुद करेंसी की वैल्यू को गिरा रहे हो या बढ़ा रहे हो। डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन आर द वर्ड्स वेयर वी विल यूज जब वो एक्चुअल में मार्केट के डिमांड सप्लाई की तरह हो, ना गवर्नमेंट ना वहां की बैंक रिजर्व बैंक अपनी टांग अड़ाए। श्योर अबाउट दिस? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल गया होगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है यहां पर डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कोई भी तरह से कोई अपने करेंसी को किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ फिक्स रेट नहीं रखेगी। सो यहां पर आप देख सकते हैं द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू द फिक्स रेट। So the exchange rate is determined freely by the market mechanism without any interference from a central bank. The forces of market constantly determine the exchange rate. In this system, there is no need for a central bank to hold the foreign currency reserves to manage the exchange rate. Clear है? Sure about this? तो फिर managed क्या है? What is managed? तो यहां पर नो कंट्री, जैसे हमने पीछे भी देखा, इज फुल्ली फिक्स और फ्लोटिंग। एवरीबडी टुडे गोज फॉर अ मैनेज फ्लोटिंग। इंडिया itself goes for a managed floating। और यहां पर होता क्या है? So the central bank typically manages the exchange rate in an economy to ensure the short-term volatility in exchange rate and does not occur due to economic shocks coupled with speculation। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फ्रीली ही ट्रेड होने देंगे। इंडिया में हमारा जो रुपी है वो दूसरे फॉरेन करेंसीज के साथ एक्सचेंज रेट जो है वो फ्रीली ही डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बट हमको कभी कभी हो सकता है कि गवर्नमेंट को बीच में आकर रेट को थोड़ा सा चेंज या एक तो अप्रिशिएट मतलब रेट को ऊपर करना पड़ेगा या नीचे करना पड़ेगा, डिपेंड कर कि वो बहुत सारे डॉलर्स जो है उनके रिजर्व्स में मार्केट में सेल करते हैं या बाय करते हैं। सो द मैनेजमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्व्स इन केस ऑफ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और मॉपिंग अप द एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसीज इन केस ऑफ सरप्लस। तो जैसे मैंने आपको बताया, होता क्या है,
बहुत बार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर समझ लीजिए $1.70 है और अचानक से बहुत ज्यादा शूटअप हो गया, $1.80 हो गया। अब अगर गवर्नमेंट को ये रेट को कम करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बहुत ज्यादा डॉलर्स जो उसके फॉरेक्स रिजर्व्स में है वो सारे डॉलर्स को मार्केट में रिलीज करेगा। तो ऑटोमेटिकली जब बहुत सारे डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। वंस द प्राइस कम्स डाउन कंसिडरेबली, उसके बाद अगेन द डिमांड एंड सप्लाई विल प्ले इट्स रोल, द गवर्नमेंट विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। सेम वेज अगर समझ लीजिए कि रेट बहुत नीचे की तरफ चला जाता है, लेट अस से $1.50 पे हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर अस, तो यहां पर जो है गवर्नमेंट जो है मार्केट से अचानक डॉलर्स को बाय करना स्टार्ट करेगा, डिमांड प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे रेट्स जो है वो फिर से बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसे तो फ्लेक्सिबल ही चलता है, ऐसे तो डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करेगा कि क्या रेट होगा, लेकिन जरूरत आने पर सेंट्रल बैंक विल कम एंड आइदर दे विल स्टार्ट बाइंग दैट फॉरेन करेंसी फ्रॉम द मार्केट to create that demand pressure, or will increase the supply by selling their dollars in the free market so that the rate goes down. Clear है? Sure about this? तो यहां पर जैसे मैंने बताया 3 तरह के हैं, फिक्स, फ्लोटिंग एंड आपका मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यस, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि देयर आर 3 फंक्शंस, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। मतलब फॉरेन एक्सचेंज एक तरह से हमें ये 3 चीजों में हेल्प करता है। लेट अस सी वन बाय वन। ट्रांसफर और क्रेडिट आपने वैसे भी पहले देखा है, हेजिंग हम लोग अभी देख लेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? कैन आई से ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है आज फॉरेन एक्सचेंज है, इसीलिए हम दुनिया के कोई भी कोने के कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, राइट? तो जबकि फॉरेन एक्सचेंज ये हेल्प करता है कि हम हमारी करेंसी को एक्सचेंज कर कर किसी दूसरे देश की करेंसी को लेस बाय कर सकते हैं और फिर उस पर्टिकुलर करेंसी को यूज कर कर उस देश के गुड्स, उस देश की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। कदाचित अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कभी होता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, या ऐसी कोई मैकेनिज्म ही नहीं होती जहां पर हम रुपी को देकर डॉलर खरीद सकते, तो बताइए हम यूएस कंट्री के गुड्स को कैसे खरीद पाते, हम उसकी सर्विस का कैसे यूटिलाइजेशन कर पाते? तो इसीलिए द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसफर फंक्शन। सो इट फैसिलिटेट्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द वर्ल्ड। A domestic country is able to buy goods and services from the rest of the world. Similarly, the rest of the world can satisfy its demand from our domestic goods and services by exchanging the foreign currency into domestic currency. So thus, the foreign exchange market helps country to trade with one another. Trade enables country to transfer goods and services. So it's very important, जबकि आज सारी ही currencies का एक्सचेंज रेट है, आज रुपी का हर करेंसी के साथ एक एक्सचेंज रेट है, तो हम लोग उसको एक्सचेंज कर कर फॉरेन करेंसीज के यूज कर कर वहां के गुड्स और सर्विसेज को यूटिलाइज, परचेज, बाय, कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है आज हम लोन ले सकते हैं, आज आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन ले सकते हैं, सब्सिडीज का फायदा ले सकते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं द क्रेडिट कैन बी ऑब्टेन्ड इन 2 ways, आइदर लोन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग लोन्स टू डोमेस्टिक फर्म्स, thus enabling them so that with that money they can either purchase foreign assets or financial assets. A company, let us say, needs to expand its plant capacity by importing machinery from Germany worth $100 million. So if the company does not have this money, it can tap the foreign exchange market to raise a dollar loan, and now with that dollar loan it can purchase that machinery required for its expansion, right? So credit function matlab borrowing and lending that can happen in the foreign exchange market. The third is hedging. Now what is hedging? Hedge का मतलब है to protect from risks, to protect from risks. So it is undertaken to avoid any uncertainties. So under a flexible rate जो है वो तो hourly per second move हो रहा है, और अगर रेट इतना ज्यादा रोज मूव होगा तो obviously there is an uncertainty that will come in. Hedging instruments will help to overcome this risk associated with the changing value of exchange rate. अब hedging कैसे हेल्प करता है तो आपको समझना होगा, उसके लिए फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट। लेकिन अगर मैं आपको 2 मिनट यहां पर बता दूं कि हेजिंग कैसे हेल्प करता है, तो मैं आपको बोल देता हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, ठीक है,
और लेट अस से दिस इज यूएस कंट्री और मैंने यहां पर एक्सपोर्ट किया है, तो ऑब्वियसली मुझे डॉलर्स आएंगे, लेकिन सामने वाला मुझे आज से 3 मंथ्स के बाद $1,00,000 देगा, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स दैट पर्सन विल गिव मी $1,00,000। अब आप थोड़ा सोचिए, आज का जो रेट है उसे हम कहते हैं स्पॉट रेट। लेट अस से आज रेट है $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, लेकिन मुझे नहीं मालूम है ना 3 मंथ्स के बाद क्या रेट होगा। लेट अस से 3 मंथ्स के बाद अगर रेट हुआ $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, तो मेरा तो बैठे बैठे नुकसान हो गया, बिकॉज फॉर एवरी $1 दैट आई विल रिसीव 10 रुपीज लेस। तो जैसे अगर मुझे सामने वाले से $1,00,000 लेना है, तो कैनाई से मुझे पर डॉलर 10 रुपीज कम मिलेगा, मतलब मेरा तो 10 लाख रुपीज का लॉस हो गया, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। तो हेजिंग हमें ये हेल्प करता है। अब हेजिंग का मतलब क्या है, आप आज के आज बैंक में जाकर बैंक को कह सकते हो, बैंक मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट लेना है। सो लेट अस से बैंक ने बोला वी आर रेडी टू एंटर इनटू $1 इज इक्वल्स टू 68 रुपीज। अब इसका मतलब क्या होता है बेसिक हिंदी में, आप बैंक को कह रहे हो बैंक मुझे आज ही आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, जहां पर 3 मंथ्स के बाद मैं आपको $1,00,000 बेचूंगा 68 रुपीज में। हम आज ही कंफर्म कर लेते हैं, आज ही हम ये शर्त लगा लेते हैं, और बैंक भी आपको तैयार है कि अगर 3 महीने बाद आप $1,00,000 देते हो तो वी विल गिव यू 68 रुपीज पर डॉलर। अब ये रेट फिक्स हो गया। ये रेट कब फिक्स हुआ? आज। ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? आज। ये रेट आज ही डिसाइड हो गया। एग्जीक्यूट कब होगा? 3 मंथ्स बाद। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स के बाद आपका रेट चल रहा है 62, तो मुझे बताइए आप जीत गए, बैंक इज इन अ लॉस, बिकॉज जब रेट 62 चल रहा था तब भी बैंक आपको पर डॉलर कितना रुपीस देगा? 68 रुपीस देगा, तो आप बच गए। लेकिन जरा बताइए कि अगर समझ लीजिए 3 मंथ्स बाद रेट चल रहा है 72, तो यू आर एक्चुअली इन अ लॉस, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी कमिटेड द बैंक कि बैंक आई विल गिव यू $1,00,000 एंड यू गिव मी 68 रुपीज पर डॉलर, जबकि रेट तो 72 चल रहा है। तो आप कहोगे सर ये हेजिंग कैसे हुआ? थोड़ा समझिएगा, हेजिंग का मतलब ये नहीं होता प्रॉफिट बनाना, हेजिंग का मतलब होता है लॉस से बचाना। तो आपका ये नहीं सोचना चाहिए कि 72 रुपीज हो गया तो मैं लॉस में। रूल ये कहता है कि 70 रुपीज आपको मिलने वाले थे, आपको बैंक ने कमिट किया कि भाई 68 रुपीज देंगे, मतलब ₹2 कम देंगे, बट आपने उसको एग्री कर लिया कि ठीक है यार ₹2 कम, लेकिन 68 तो कंफर्म है। मतलब एक तरह से आपने आपकी पोजीशन को हेज कर लिया। हेज का मतलब आपकी पहले से एक प्राइमरी पोजीशन स्टैंडिंग है, एंड व्हाट इज द प्राइमरी पोजीशन इन दिस क्वेश्चन? द एक्सपोर्ट दैट यू हैव डन, और उससे जो हमें डॉलर्स आने वाले हैं, दैट इज आवर प्राइमरी पोजीशन। उसे हेज करना मतलब आज ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि 3 महीने बाद हम आपसे सो एंड सो रेट पे बेचेंगे या खरीदेंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इसीलिए उसे कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 2 तरह के मार्केट्स हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड। स्पॉट का मतलब है आज ही डॉलर लेना है, आज ही डॉलर बेचना है, तो कम टू दिस मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब है डिसाइड आज होगा, लेकिन एग्जीक्यूट जो होगा वो बाद में होगा। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल आज आपने एक फैक्ट्री ओपन करी, ठीक है, आपको आज ही मशीन खरीदनी है और आज ही पेमेंट करना है, तो आप कौन सी खिड़की में जाओगे, कौन सी विंडो की तरफ जाओगे? स्पॉट मार्केट। लेकिन लेट अस से आपने मशीनरी आज परचेज करी जर्मनी से, लेकिन जर्मनी ने आपको कहा है कि 6 मंथ्स बाद आप पेमेंट कीजिए, चलेगा, तो आपको आज, जैसे जर्मनी की करेंसी लेट अस से फॉर एग्जांपल डॉइचमार्क्स है, तो आपको वो करेंसी आज देनी है, आपको आज पेमेंट नहीं करना है, आपको 6 मंथ्स बाद पेमेंट करना है। तो आप जाएंगे फॉरवर्ड मार्केट में, जहां पर आप बैंक को कहेंगे बैंक मुझे 6 मंथ फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मतलब आप बैंक को हिंदी में कह रहे हो कि मैं आज से 6 मंथ बाद तुझसे वो करेंसी बाय करूंगा और तू मुझे आज ही एक रेट बता दे जो हम दोनों मिलकर फिक्स कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट, आई होप दैट इज क्लियर। स्पॉट मार्केट मतलब आज ही ट्रांजैक्शन करना है, तो सो द स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट व्हिच विल हैंडल ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट मतलब आज ही डॉलर ले रहे हो, आज ही डॉलर बेच रहे हो, तो यहां पर आपको स्पॉट मार्केट में आना है। सो इट्स प्रिंसिपल फीचर्स आर दैट इन टर्म्स ऑफ पीरियड, स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर,
यू कैनॉट ट्रेड इन द फ्यूचर डिलीवरीज, राइट? अभी मैंने बताया फ्यूचर में करना है तो कौन सी मार्केट में जाना है? फॉरवर्ड मार्केट में. द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ exchange. The spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when the transactions are made. लेकिन forward market क्या है? So forward markets for foreign exchange is the market which handles such transactions of foreign exchange that are for future delivery. So such transactions are signed today but will materialize in a future date. जैसे मैंने आपको अभी बताया. So it will only cater forward transaction. ये स्पॉट के साथ नहीं करता, मतलब यहां पर आप स्पॉट में आज क्या डॉलर खरीदना या बेचना नहीं कर सकते. इट डिफाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस आर टू बी ऑनर्ड. क्लियर है? अगर हम 2 मिनट इस दोनों के बीच में एक सिंपल सा डिस्टिंग्विश देख लें तो आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों होता है. तो एक तो कोई अपनी प्राइमरी पोजीशन को हेज करना चाहता है, मतलब रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, या बहुत बार लोग स्पेक्यूलेटिव भी होते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं. स्पेक्यूलेट मतलब क्या? प्राइमरी पोजीशन कुछ है ही नहीं, आपको एक्चुअल में किसी को डॉलर देने ही नहीं है, ना किसी से आने वाले हैं, बट आप सिर्फ और सिर्फ गेन बनाने के लिए खेलते हो. तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं बैंक को जाके कहता हूं, बैंक मुझे 3 मंथ फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. मुझे क्या चाहिए? 3 मंथ फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. मतलब मैं बैंक को एक तरह से कह रहा हूं कि बैंक 3 मंथ्स बाद मुझे $1,00,000 चाहिए, आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं बाय करूंगा और आप मुझे कितने में देंगे. तो लेट अस से उसने बोला हम आपको $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहां पे हम आपको 3 महीने बाद एक डॉलर 70 रुपीज में बेचेंगे. अब मुझे एक्चुअल में डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मुझे किसी को देना नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? स्पेक्यूलेट कर रहा हूं. अब लेट अस से 3 मंथ्स बाद एट मैच्योरिटी, 3 मंथ्स लेटर द रेट इज 75. आई होप यू अंडरस्टूड. आई वन 5 रुपीज पर डॉलर, मतलब 5 लाख रुपीज जीत गया मैं. तो मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा. अब बैंक को तो 70 रुपीज में मुझे एक डॉलर देना ही पड़ेगा, तो मैं बैंक को 70 लाख रुपीज दूंगा, राइट? बैंक मुझे $1,00,000 देगा और मैं तुरंत बाजू की ही विंडो में स्पॉट में सारे डॉलर्स को क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा. और जब मैं सेल करूंगा तो क्या रेट चल रहा था? 75. आई विल मेक 5 रुपीज पर डॉलर, दैट इज 5 लाख रुपीज इन टोटलिटी विद इन 1 सेकेंड. सो बहुत बार लोग ऐसा स्पेक्यूलेशन के लिए भी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं. सो अगर हम स्पॉट और फॉरवर्ड को एक बार डिस्टिंग्विश कर ले तो इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शन, इट हैंडल्स फ्यूचर्स. यहां पर आज क्या जो रेट चल रहा है उसे स्पॉट कहेंगे. रेट जो आज नहीं लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टेड रेट होता है, एक फिक्स रेट होता है, उसे हम फॉरवर्ड रेट कहेंगे. स्पॉट मार्केट आपको हेजिंग करने में हेल्प नहीं करता, फॉरवर्ड मार्केट आपको हेज करने में हेल्प करता है. श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या देखा? इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट्स को समझा. इसमें हमने ये समझा कि फॉरेन करेंसी जो है हमें 3 तरह के जो फंक्शंस है उसमें हेल्प करती है, और वो जो 3 तरह के फंक्शंस आपने अभी देखे वो है ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है कि बैंक आज ये फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हम कोई भी दुनिया के कोई भी गुड्स और सर्विसेज का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं. क्रेडिट फंक्शन का मतलब है बोरो और लेंड हो सकता है, और हेजिंग का मैंने आपको अभी ही बताया. उसके पहले हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स दैट एवरी कंट्री फॉलोज. द वन इज द फिक्स रेट, the second is the flexible, and the third is a combination of both, that is managed floating exchange rate system. The India follows the managed one, जिसका मतलब ये है कि ऐसे तो exchange rate flexible हैं, will be determined by the demand and supply, but अगर rate one way कोई तरफ बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो फिर government will step in, the reserve bank will come in and obviously will try to bring that rate under control. Sure about this, everybody? So that's it from my side. This was your foreign exchange chapter, which was completed in 2 parts. If there's any doubt, please let me know. Till then, thank you very much. Bye bye.